नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप सभी के सामने पूरा 40 के 40 क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन आपका ईवीएस सब्जेक्ट का है। दोस्तों, आप लोगों को एक चीज़ मालूम होगा कि इस बार का जो आपका 20 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था सीटेट का, इसमें ईवीएस का जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था वो 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों का एनसीईआरटी से बाहर का सवाल था। तो दोस्तों, वही मैं आपको बताने वाला हूं कि इस तरह का सवाल आपका कहां से दे सकता है और कैसे तरह का आ सकता है, आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने पूरा 40 क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है और सभी को आपके लिए वीवीआई है, आपके अगले एग्ज़ाम जो दिसंबर में का होने वाला है। तो ये सारे के सारे आपको क्वेश्चन देख के जाना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर का जो सवाल है मेरा कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू और कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति बताना है दोस्तों बिहार के सापेक्ष में। ऑप्शन में देख सकते हैं पूर्व और पश्चिम, पश्चिमी और पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। उसके बाद है दोस्तों दक्षिण पश्चिम और उत्तरी पूर्व। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर और गोवा ये दोनों की जो स्थिति है वो आपका है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, ठीक है। भारत में बिहार के सापेक्ष जो इसका स्थिति है वो है आपका उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। उसके बाद है दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी, यानी सबसे कम होगी। ऑप्शन में देख सकते हैं सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि, सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा सतह क्षेत्र और तापमान में कमी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे में क्या है कि स्थान, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। वो होता है आपका दिशात्मक कौशल, वो होता है आपका चित्रात्मक चित्रण कौशल, वो होता है आपका स्थितीय कौशल, उसके बाद होता है दोस्तों आपका ग्राफिक कौशल। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा चित्रण कौशल, जो कि स्थान, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता होता है। अगला देखते हैं दोस्तों, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी एनसीईआरटी ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। वो हुआ था आपका क्या एनसीईआरटी 2005, एनसीईआरटी 1988, एनसीईआरटी 2000 या एनसीईआरटी 2075। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी एनसीईआरटी 1975 में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, क्या है कि भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का रिवाज है। तो दोस्तों, ऑप्शन में देख सकते हैं कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। आगे देखते हैं, आगे में क्या है कि नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं यानी गलत ऑप्शन को हमको चुनना है। ऑप्शन में है कि बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करता है, यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता, यह जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरण प्रभाव हो सकते हैं, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी के जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का नेगेटिव जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। ये आपका नेगेटिव हो जा रहा है, और ये सब जितना भी पॉइंट आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सभी के सभी पॉजिटिव आपका है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से ग्रीन हाउस गैसें हैं। ऑप्शन में है देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प और ऊपर सभी। तो ग्रीन हाउस गैसें ये सारे के सारे आपके ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 8 नंबर सवाल। 8 नंबर में है कि भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते। ऑप्शन में है ठंडे रेगिस्तान में गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती है, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की बिस्टी छाया में होते हैं, ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली और कम होती है, ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, क्योंकि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की बिस्टी छाया में आपका होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, ताजमहल के बारे में है कि ताजमहल के पीले होने, ताजमहल जो अभी के टाइम में पीला हो रहा है, तो इसके निम्नलिखित कौन सा जिम्मेदार है। ऑप्शन में है नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, और उसके बाद है सल्फर और आपका है क्लोरीन। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ताजमहल के पीला होने का जो जिम्मेदार है वो आपका होता है दोस्तों सल्फर ऑक्साइड, यानी जिसको हम लोग कहते हैं SO2। उसके बाद है दोस्तों 10 नंबर सवाल, गोलकुंडा किला किसने बनवाया। ऑप्शन में है चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश, काकतीय राजवंश या पल्लव राजवंश।
तो दोस्तों गोलकुंडा किला का निर्माण जो हुआ है वो आपका किसने किया है? काकतीय राजवंश ने किया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे में है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि आपका कौन सा है दोस्तों? द्रव्यमान है, गुरुत्वाकर्षण है, संवेग है और भार है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो द्रव्यमान है ये आपका अदिश राशि में आता है और ये सभी के सभी आपका सदिश राशि है। आगे देखते हैं, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती क्या कहलाती है? अपारदर्शी कहलाती है, पारभासी कहलाती है, पारदर्शी कहलाती है या उत्तल कहलाती है। तो दोस्तों ऐसा कोई वस्तु जिसके हम आर पार नहीं देख सकते हैं वो आपका हो सकता है क्या? अपारदर्शी हो सकता है। जैसे हो गया लकड़ी, दीवार, क्योंकि ये सब आपका, इससे हम वस्तुओं का आर पार नहीं देख सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों 13 नंबर सवाल, पृथ्वी के सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 60 किलोग्राम, क्योंकि पृथ्वी के सतह पर किसी भी वस्तु का जो भार होता है वो 6 गुना हो जाता है। तो 6 गुना 10 कितना हो गया दोस्तों आपका? 60। ये 10 यहाँ पर इसका गुना हो जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों 14 नंबर, एक विलेय का विघटन दर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? दाब पर, तापमान पर, सतह क्षेत्र पर या भार पर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका दोस्तों सतह क्षेत्र पर। एक विलेय का विघटन सतह क्षेत्र पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है कि सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? ऑप्शन में है कक्षा में बहस आयोजित करना, समूह चर्चा, पोस्टर बनवाना या बच्चों को एक पौधों को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बच्चों को एक पौधों को अपनाने और पोषित करने में मदद करने। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है हमारा कि सोहन ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इसे शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? हमको गलत ऑप्शन को चूज करना है। ऑप्शन में देख सकते हैं, इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया, इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली, इसमें बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ करने में सक्षम बनाया, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे भी पीड़ित थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिससे वे पीड़ित थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल में क्या है कि आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आगे क्या है दोस्तों कि बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापन जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? ऑप्शन में देख सकते हैं दोस्तों, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण या अन्वेषण दृष्टिकोण या आपका है मानववादी दृष्टिकोण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जा रहा है अन्वेषण दृष्टिकोण प्रिया ने अपनाई। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है कि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि वह सस्ता और सुलभ है, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है और उनके पास समय है, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार को कर सकता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा जो वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। जब भी आपको अवसर प्रदान करने की बात आ जाती है तो दोस्तों वहाँ पर ये पॉजिटिव बन जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों कि ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। पाठ्यपुस्तक से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तकों से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, पाठ्यचर्चा से बाहर जाना। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना। आगे देखते हैं दोस्तों,
हम लोग दोस्तों 20 नंबर सवाल तक पहुंच चुके हैं कि कक्षा 3 के छात्रों को रोशनी ने सिखाया कि पिता, माँ और उसके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ऑप्शन में देख सकते हैं परिवार की परिभाषा गलत, रोशनी अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील। उसके बाद है दोस्तों शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं दोस्तों 21 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं? ऑप्शन में चित्र खींचना, फील्ड भ्रमण, श्याम पैड का उपयोग या ऊपर सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ऊपर सभी। आगे देखते हैं दोस्तों आगे में क्या है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह एकीकृत हो सकता है, समावेशी, विषयगत या ऊपर सभी। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ऊपर सभी। आगे देखते हैं दोस्तों आगे में क्या है कि ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। ऑप्शन में है कि यह एक अवैध कार्य है सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चों इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं कि सपेरों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। ऑप्शन डी में कि पशुपालन आजीविका का एक अच्छा स्रोत है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है दोस्तों कि विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? ऑप्शन में है कि शिक्षण अधिगम के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है, ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, यह शिक्षण अधिगम में बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करते हैं। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए अच्छा शिक्षण अधिगम का एक अवसर है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों आगे में है कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? स्कूल बैग का कम वजन, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, अबोध का भार कम करने की जरूरत है, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की आवश्यक जरूरत है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी अबोध का भार कम करने की जरूरत है। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों आगे में है कि ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन में है लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्क लोड को कम करना। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी सहयोग की मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए और सीखने में सक्षम बनाना। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी। तो देख लिया हम लोग 26 नंबर। उसके बाद आ गया 27 नंबर दोस्तों बाला का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन में है मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट या अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग या ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म पूछा है तो इसका फुल फॉर्म आपको हो जाएगा अधिगम के सहायक के रूप में बिल्डिंग यानी ऑप्शन सी। अगला देखते हैं दोस्तों अगला में है कि वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण, विचार जो अवधारणाएं जो औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी विचार जो अवधारणाएं और औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं दोस्तों 29 नंबर सवाल। 29 नंबर में क्या है कि महिलाएं पुरुष की तुलना में कमज़ोर है, यह है क्या है? मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िवादी धारणा है या अंधविश्वास है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी महिलाएं पुरुष की तुलना में कमज़ोर है और यह एक क्या है? रूढ़िवादी धारणा है। उसके बाद एक न्यूमेरिकल भी पूछ दिया है आप लोग के लिए यहाँ पे कि 15 ग्राम प्रति मिलीलीटर घनत्व और 3 मिलीलीटर आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? ऑप्शन में देख सकते हैं 18 ग्राम, 45 ग्राम, 5 ग्राम और 12 ग्राम। दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है डी यानी डेंसिटी बराबर में क्या होता है? m/v। m यहाँ पर हो गया द्रव्यमान और v हो गया दोस्तों आपका
आयतन। तो हमको पूछा है दोस्तों कि द्रव्यमान पूछा है, तो द्रव्यमान बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर m देख सकते हैं, तो m बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों का क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, यानी d गुना v, d गुना v। तो दोस्तों d यहाँ पर आपका दिया हुआ है, घनत्व दिया हुआ है 15 ग्राम प्रति मिलीलीटर, और आपका दिया है भी दिया हुआ है दोस्तों आपका 3 मिलीलीटर। जब दोनों को गुना करते हैं तो 45 आ रहा है, 45 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों बी। हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों 31 नंबर सवाल, और 31 नंबर पर क्या है देख सकते हैं कि हम सभी पुराने का, एक मिनट, हम सभी पुराने को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इनमें काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। ऑप्शन में है कि जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वो अब वहाँ नहीं है, ये आपका एक राइट हो जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव हो रहा है। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की ज़मीन अब कोलतार सीमेंट से ढक गई है, यह भी आपका एक पॉजिटिव हो जाएगा। कुआं का उपयोग कोई नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियाँ लगी है। दोस्तों कुआं का उपयोग अभी भी बहुत कोई करते हैं, तो ये आपका एक नेगेटिव पॉइंट बन रहा है। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कोई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं, तो ये भी आपका एक पॉजिटिव है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, बी और डी। ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन में आपका दिया हुआ है ऑप्शन सी, यानी ए, बी, डी। आगे क्या है दोस्तों, देखते हैं कि आगे में है कि पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चों और अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। CBSE के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रमों को इसी प्रकार से निर्धारित किया है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, यानी यह शिक्षण सामग्री अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे में क्या है कि नीचे दिए गए शहरों में से किसी एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले भी कहा जाता है, पाए जाते हैं। वो कहाँ पाए जाते हैं, आबू धाबी में, बर्लिन में, थिम्पू या काबुल में। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी आबू धाबी। अगला देखते हैं दोस्तों 34 नंबर, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? बच्चों के परिवेश बोध में वृद्धि करने के लिए, बच्चों के स्थान परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। उपविषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। पर्यावरण अध्ययन में पाठकों को किताब ज्ञान से जोड़ना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों बच्चों के साथ स्थान परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे में है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। ऑप्शन में है आवास, उसके बाद है दोस्तों हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, उसके बाद है दोस्तों काम और खेल, उसके बाद है दोस्तों आपका भोजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, यानी काम और खेल। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे में क्या है, थर्टी सिक्स नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। ऑप्शन में है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों संबंधों का संपादन भाषा जो होता है वो गणित के माध्यम से होता है, यानी गणित के थ्रू से होता है। आगे देखते हैं दोस्तों 37 नंबर में क्या है, चलिए देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, पर्यावरण अध्ययन कक्षा की 4 दिवस से बाहर सीखना, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ACD, यानी आपका हो जाएगा ये वाला
और ये आपका दोस्तों ये वाला हो जाएगा। बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के साथ जोड़ना, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे में है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है। ऑप्शन में है पाठ्य पुस्तकों का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, या कक्षा निर्देशन, या किस्से कहानियाँ। तो दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के जो जोड़ने की जो सबसे प्रभावशाली युक्ति होता है वो होता है दोस्तों किस्से कहानियाँ, यानी कहानी के माध्यम से बच्चों को अगर सीखा जाए तो वो सबसे अच्छा पॉइंट होता है। 39 नंबर में है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। दोस्तों ये सारे के सारे आपके पॉजिटिव हैं, और यहाँ पर जो आपका नेगेटिव पॉइंट बन रहा है वो आपका पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर जो बल देता है ये आपका एक नेगेटिव पॉइंट बन जा रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन में है सहभागिता, याद करना, प्रश्न पूछना, और न्याय और समानता के प्रति सरोकार। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा याद करना। जब भी आपका मेमोराइजिंग की बात आ जाता है तो आपका नेगेटिव बन जाता है, और हमको नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही देना है। तो दोस्तों आज आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर अच्छा लगे तो इस भाई को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।